Yeah. In the last lecture, we discussed about the structures of glucose and fructose with respect to its Haworth as well as Fisher projection. ठीक है ना. फिशर में वर्टिकल था ओपन चेन, हैवर्थ में साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन था. फिशर में डी और एल फॉर्म डिसाइड करते थे कैसे, लास्ट कायरल कार्बन के हिसाब से, और हैवर्थ में अल्फा और बीटा डिसाइड करते थे कैसे, एनोमेरिक कार्बन, अनुमलिक कार्बन, यस एनोमेरिक कार्बन हमारा. ठीक है. अब एनोमेरिक कार्बन के बारे में मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली थी जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करने जैसी थी, एमसीक्यू में जो डायरेक्ट आएगी, है ना. करेक्ट. So for glucose C1 was anomeric क्योंकि C1 पे ओरिजिनली फंक्शन करो. फॉर फ्रुक्टोज C2, मतलब जनरली फॉर कीटोज शुगर्स, फॉर कीटो शुगर C2 रहेगा, फॉर अल्डोज शुगर्स C1 रहेगा. ठीक है, बराबर. अच्छा, वेरी गुड. अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर कॉल्ड एनोमर्स बिकॉज दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द एनोमेरिक कार्बन. Now here is another important, very very important thing that is not given in NCERT, जो डायरेक्टली NCERT में नहीं दिया हुआ है पर नीट में आता है. क्या है देखते हैं. हमको आइसोमर्स पता है, तो ये आइसोमर्स तो सभी बच्चों को रटा हुआ है, आपको भी मालूम ही है. आइसोमर तो हर एक को मालूम है. हाँ सर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है, तो आइसोमर मालूम है. इनैंशियोमर यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर, ये हमने HDA चैप्टर में देखा था, डी और एल फॉर्म. इनैंशियोमर्स, इसको हमने ऑप्टिकल आइसोमर बोला था, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म. ये भी मालूम है. ज्योमेट्रिकल भी सबको मालूम है. बट यहाँ पर इनैंशियोमर तो होते हैं, दैट इज डेक्स्ट्रो लीवो तो होते ही हैं, बिकॉज हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की ही बात कर रहे हैं ना शुगर्स में. हमने तो डेफिनेशन में भी यही लिखा था कार्बोहाइड्रेट्स के, ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनैंशियोमर्स. तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं डेफिनेटली, और डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म्स भी होते हैं उनके. उसके बाद हमने देखा एनोमर्स यानी कि एनोमेरिक कार्बन, है ना. एक और वैरायटी है जिसको हम लोग कहते हैं एपीमर्स. क्या कहते हैं? एपीमर्स. व्हाट आर एपीमर्स? मैंने ये लेक्चर में मेंशन किया था. सो दे डिफर, मतलब यस, सो डिफर एट ओनली एनी वन कार्बन. एंड डिफर एट एनोमेरिक कार्बन. तो आप बोलोगे सर लेकिन एनोमेरिक कार्बन भी तो एनी वन कार्बन के अंडर ही आना चाहिए. फिर बात समझ में आ रही है कि अगर आप बोल रहे हो कि एपीमर एक ही, कोई भी एक कार्बन है, कौन सा वाला वो नहीं बोला, कोई भी एक, कौन सा वाला है उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल, कोई भी एक चलेगा. तो एनोमेरिक भी तो कोई भी एक है. So can I say now this statement is true, and this is a very important statement that I am writing. Anomers are a subcategory of so anomers of glucose are actually, I can say anomers for glucose. अगर मैं ऐसा बोलूँ कि anomers are C1 epimers, तो आप बोलोगे हाँ कि ना, है ना. For glucose its anomers यानी कि अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर नथिंग बट C1 epimers. बोलोगे हाँ बरोबर है. फॉर फ्रुक्टोज अल्फा एंड बीटा आर करेक्ट. सो फॉर फ्रुक्टोज अल्फा एंड बीटा यानी कि इट्स एनोमर्स आर, यस वेरी गुड, एनोमर्स आर C2 epimers. Simple. तो C1 epimers and C2 epimers. ठीक है ना. Epimers only one carbon and anomers only anomeric carbon. So anomers are types of subcategory of epimers. ये भी क्लियर. ओके, यहाँ तक हमारा कवर हुआ था. अभी जस्ट डाइसैकेराइड्स की थोड़ी सी ब्रीफ में बात करते हैं. डाइसैकेराइड्स में इतना डिटेल नहीं है, जैसा मैंने कहा कि आपको इसके कोई रिएक्शंस या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ये सब कुछ नहीं है, बेसिक है. डाइसैकेराइड्स में क्या है, 2 यूनिट है ऑब्वियसली. 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वी नो दैट. इन डाइसैकेराइड्स द रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, that is aldehyde or ketonic groups, are bonded, then they become non-reducing sugars. Now this is very important.
अगर किसी डाइसैकेराइड में जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन था वहां से हुई बॉन्डिंग, क्या अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन था वहां से हुई बॉन्डिंग तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। यानी कि अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन इंटैक्ट है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन क्या है, इंटैक्ट है, वो एज इट इज है, उसको यूज नहीं किया बॉन्डिंग में, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है पहले भी, दोबारा बता देता हूँ कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। ये मैंने याद रखने को बोला था कि सुक्रोज के नाम में आर आता है तो वो रिड्यूसिंग नहीं है, उल्टा है ना। और दूसरा माल्टोज और लैक्टोज जो थे ये रिड्यूसिंग है, ठीक है। अब सवाल है कि ऐसा, हाँ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो है ही, वो तो मोनोसैकेराइड, मैं डाइसैकेराइड्स में 3 थे हमारे पास, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, उसमें से लैक्टोज और माल्टोज में रिड्यूसिंग है, सुक्रोज में रिड्यूसिंग नहीं है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, क्या कोई बात नहीं ना, तो कोई बात नहीं, तुम आप लिख लो ना, और हमने लिखा हुआ है वैसे भी, लैक्टोज माल्टोज रिड्यूसिंग, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों, सवाल ये नहीं कि कौन रिड्यूसिंग है, सवाल ये है कि कौन रिड्यूसिंग है कौन नहीं है, वो तो ठीक है, ऐसा क्यों है ये सवाल है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ सुक्रोज का, ठीक है। अब सुक्रोज इज एक्चुअली, हम लोग ऐसा लिखते हैं, सुक्रोज इज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये तो सबको मालूम है भाई, ये तो पता चल गया, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। बट इंस्टेड कैन आई राइट डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रुक्टोज। अब बोलोगे हाँ सर नेचुरली तो डी ही होता है, बट हियर टू बी मोर स्पेसिफिक आई एम राइटिंग अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। अब मैं अल्फा लिख दिया वर्ड तो मेरे को ग्लूकोपाइरानोज लिखना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। और बोलोगे हाँ बरोबर है, ठीक है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज अब आप एकदम क्विकली बना सकते हो, हमने ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। मुझे पता है कि ये लास्ट वाला CH2OH ऊपर ही आएगा, अल्फा बोला है तो ऑपोजिट साइड यानी कि यहाँ पे OH आने वाला है, यहाँ पे OH आने वाला है। फ्रुक्टोफ्यूरानोज भी मुझे अब बनाने आता है इजीली, मुझे तो आता ही है, आपको आता है कि नहीं देख लो, ठीक है। ये हमने किया था लास्ट टाइम, ये यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ये लास्ट वाला CH2OH तो ऊपर ही आएगा, फिक्स है। बीटा बोला तो सेम साइड, OH CH2OH, क्या वो अल्टरनेट है। वंस यू गेट ओनली द फर्स्ट ये एनोमेरिक वाला है ना, इसको हमने चेक कर लिया ना, तो मतलब ये और ये ऑपोजिट साइड है तो ये अल्फा, और ये OH और ये ऑपोजिट सेम साइड है तो ये बीटा, ये पक्का हो गया। तो बाकी सब अल्टरनेट ही है, तो ये OH ऊपर तो यहाँ पे ये OH नीचे है, फिर ये ऊपर है, फिर ये नीचे, कोई दिक्कत नहीं, सेम बिग डील, उसका कोई टेंशन नहीं, दैट इज फाइन, है ना। सो हियर इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज नोट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो फ्रुक्टोफ्यूरानोज है इसको मैं फ्लिप करूंगा, ध्यान से देखना, इसको मैं फ्लिप करके लिखूंगा, एंड दिस इज वेयर पीपल स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड, क्योंकि फ्रुक्टोफ्यूरानोज अपने दिमाग में अभी बैठ चुका है, बट मैं जानबूझ के इसको फ्लिप करके लिख रहा हूं, उल्टा करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एग्जैक्टली ये ऐसा है, राइट। एंड नाउ आई एम सेइंग कि बीटा चाहिए, मतलब ये सेम साइड होना चाहिए, तो ये CH2OH ये ऐसा, ठीक है, और 6th वाला तो CH2OH है ही, तो यहाँ पर मैं नंबरिंग इस तरह से कर रहा हूँ, 1, और यहाँ पर मैं ऐसा ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 and 6. So now you'll realize the OH group of the second carbon, see, OH group of the second carbon and OH group of the first carbon are meeting together, OH, इसमें से एक वाटर निकालो, 2 OH थे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, यस, हाँ, तो द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड
सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अच्छा सवाल पूछा आपने, ये दोनों अलग प्लेन, व्हेन आई से अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन मीन्स ये ऐसा है, ठीक है ना, एक OH इधर एक OH इधर है, तो इसके बीच में डायगनली बॉन्ड बनाना पॉसिबल है, ठीक है, हाँ डेफिनेटली पॉसिबल। यहाँ पर वो नहीं है जैसे वो सिस और ट्रांस में कैसा है, देयर इज नो रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड, ठीक है, वहाँ पर वो प्लेन का डिफरेंस मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पर देयर इज अ वर्ड इन योर एनसीईआरटी कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वहाँ पे एक वर्ड है रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे वैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर OH का जो ये देख रहे हो आप बॉन्ड इस तरह से, तो यहाँ पर नोटवर्दी चीज़ ये है, नोट करने जैसी चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट, कि मेरा अल्फा डी ग्लूकोज का C1, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन नंबर 1 और बीटा डी फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 का बॉन्ड हुआ, तो आई विल कॉल इट C1C2 बॉन्डिंग। अब मुद्दा ये है कि दोनों एनोमरिक कार्बन के OH खर्च हो गए, बोलो हाँ कि ना। अगर दोनों एनोमरिक कार्बन में से एक के पास भी OH अगर बचा होता, सेव्ड होता, तो वो हाइड्रोजन देता और फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता था। बट बिकॉज बोथ ऑफ द एनोमरिक कार्बन आर इन्वॉल्व, सी C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज, मैंने सेम लिखा ना यहाँ पे, क्या लिखा मैंने, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज, एग्जैक्ट। मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी की चीजें बता रहा हूँ, मेन ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि नीट में वी कीप सेइंग ना दिस इज योर बाइबल, ऑफ कोर्स। सो even though we are Hindu, we have to consider this our Bible. Yes. Okay. So consider your Gita, Quran, Bible, whatever you want. That is fine. So C1 of glucose and C2 of fructose, very very important. Okay. So these two, and because both are involved, दोनों के वो OH ग्रुप खर्च हो गए, so they are involved. I am saying again, I'm using the words of the NCERT only. They are involved in glycosidic bond formation. Therefore, sucrose becomes a non-reducing sugar. ठीक है। अब सुक्रोज के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, हाँ जी बोलो। नहीं, अल्फा डी फ्रुक्टोज तो डाइसैकराइड बनता। अगर आप बीटा डी की जगह, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अगर बीटा डी की जगह पे आप अल्फा डी यूज करते तो डाइसैकराइड तो बन सकता था, पर उसका नाम सुक्रोज नहीं होता ना। दिस इज अगेन मोर लाइक ऑब्जर्वेशन। इसमें ना स्टूडेंट मुझको कई बार पूछते कि सर अगर अल्फा डी और अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी फ्रुक्टोज मिला दिया तो सुक्रोज क्यों नहीं बोलते उसको, सुक्रोज इज डिफाइंड। तो आप ऐसा बोलो कि अच्छा ये मसल को बाइसेप क्यों बोलते हैं, ट्राइसेप क्यों नहीं बोलते। इसको पहले इस मसल को देखा, ऑब्जर्व किया कि इसके पास 2 हेड है इसलिए बाइसेप बोला, ये मसल को देखा, चेक किया, अच्छा 3 हेड है तो ट्राइसेप बोला, फिर नाम रख दिया। वैसे ही सुक्रोज को पहले स्प्लिट करके चेक किया, अच्छा इसमें एक अल्फा एक बीटा है तो अल्फा और बीटा वाले को ही सुक्रोज बोलेंगे, है ना। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सुक्रोज, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है। सुक्रोज का नाम है इनवर्ट शुगर। नाउ दिस यू स्टडीड इन बायोलॉजी, ऑब्वियसली बायो में, डाइजेशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन में इन्वर्टेज एंजाइम हम यूज करते हैं। मतलब सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाने के लिए हम इन्वर्टेज नाम का एंजाइम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का दूसरा नाम इन्वर्ट शुगर भी है। वही हुआ ना, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो सुक्रोज ही इन्वर्ट शुगर है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज ओरिजिनली डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब सवाल ये है कि सर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी कैसे है, तो देखो ओरिजिनली जब हम लोग सुक्रोज का सॉल्यूशन लेके पोलारीमीटर में डालते हैं, क्या डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी हम स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं? नहीं, हमको एक्सपेरिमेंटली ढूंढना पड़ेगा। हमने सुक्रोज लिया, सुक्रोज मतलब अपना नॉर्मल शक्कर लिया, पानी में घोला, सॉल्यूशन बनाया, पोलारीमीटर में डाला, रीडिंग क्या मिली? पॉजिटिव रीडिंग मिली। रीडिंग क्या मिली? हाँ, ये वैल्यूज लर्न करने मैं बताता हूँ। तो रीडिंग मिली पॉजिटिव, मतलब नॉर्मली सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी मिलता है। पर आफ्टर हाइड्रोलिसिस, उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद
इट गिव्स ग्लूकोज, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 92.7, मालूम है, ये ऑलरेडी बोला हुआ है. फ्रुक्टोज जनरली इज लीवो रोटेटरी, अगेन है ना ये. तो देखो अभी ऐसा था, ग्लूकोज इज प्लस 52.5. अच्छा, कुछ बुक्स में 52.7 ऐसा कुछ दिया हुआ है. दैट इज फाइन. यू अगेन यू हैव टू फॉलो ओनली दी एनसीईआरटी. तो ग्लूकोज पॉजिटिव है यानी डेक्स्ट्रो, और फ्रुक्टोज नेगेटिव है यानी कि लीवो. लीवो. तो ओवरऑल क्या होगा, प्लस 52 माइनस 92, मतलब रफली माइनस 40, रफली होगा माइनस 40.1. यानी कि ओरिजिनली मैं बोल रहा हूँ वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, बट हाइड्रोलिसिस करके जब अलग अलग हो गए दोनों, तो माइनस 92 और प्लस 52 यानी ओवरऑल अब हो गया लीवो रोटेटरी. जो मिक्सचर है, हाँ जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी है. जब वो कंबाइंड फॉर्म में थे तब वो कॉम्बिनेशन एक ही मॉलिक्यूल था, वो एक मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी था. बट जब आपने उनका हाइड्रोलिसिस कर दिया, यानी कि आपने उनको एक दूसरे से अलग कर दिया, तो अब उनका जो मिक्सचर है वो कैसा हुआ बच्चों, वो हो गया लीवो रोटेटरी. और वो लीवो रोटेटरी हुआ इसलिए, मतलब फ्रॉम डेक्स्ट्रो इट वेंट टू लीवो. बोलो. ना ना ना, तो फ्रॉम डेक्स्ट्रो it went to levo. Now originally sucrose was not minus 40. Sucrose gives you a different reading. They've not mentioned it here, so we'll not go into that. But minus 40 it gives you after hydrolysis. So that's why it's called as invert sugar. Invert sugar. ठीक है. Now अगर आप थोड़े हाई-फाई बुक्स पढ़ते हो, हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग डाउन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमने किया ना, ग्लूकोज का प्रोडक्शन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस का. मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, व्हाई इज अल्कोहल यूज्ड, फाइंड आउट करो. ठीक है, सॉल्युबिलिटी मैंने बोला, हिंट भी दिया था. ठीक है, ओके. सो सेम, अभी सेम लॉजिक वो लोग ने माल्टोज के लिए दिया. नाउ इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. माल्टोज में ध्यान देना, C1 to C4 बॉन्ड हो रहा है. ये मैंने फ्लिप नहीं किया ना, अभी ग्लूकोज को एज इट इज रखा, फ्लिप नहीं किया, उल्टा नहीं किया. C1 to C1 बॉन्ड नहीं है, C1 to C4 बॉन्ड है. तो ये रिड्यूसिंग होगा कि नहीं होगा, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे. तो आप बोलोगे सर एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप है ना, उसके बेसिस पे. तो यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन कौन सा था, तो ये था सर. एनोमेरिक तो C1 होता है ना, इसका OH इंटैक्ट है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर हुआ. सिंपल, इतना देखना है बस, ध्यान से इतना देखना है क्वेश्चन में. अगर आपको स्ट्रक्चर बना के देता है, कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर भी बना के देता है, सुक्रोज और माल्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है, कुछ नया है, और आपको उसका बताओ ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, तो क्या चेक करने का. अगर 6 कार्बन की रिंग थी ना, ये 6 मेंबर की रिंग थी, पायरानोज रिंग थी, तो चेक करने का C1 पे OH ग्रुप है कि नहीं. तो यहाँ पे OH ग्रुप है, मतलब रिड्यूसिंग है. मतलब ये हाँ लॉजिकल है. 6 मेंबर रिंग किस में बनेगी, अल्डोज शुगर में, और अल्डोज में 6 कार्बन की रिंग रहेगी ना, 6 मेंबर की, सॉरी अल्डोजिस में 6 मेंबर की रिंग, और C1 विल बी एनोमेरिक, है ना. तो यहां पर बॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. माल्टोज में अगेन वी नो इट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, बट नाउ विल नॉट से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, विल से अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज. C1 to C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, C1 to C4 ग्लाइकोसाइडिक. So on carbon number 1 फ्री एल्डिहाइडिक, ये अल्कोहल ग्रुप है. कार्बन नंबर 1 पे क्या है, अल्कोहल ग्रुप है. तो यहां पर एनोमेरिक कार्बन पे अगर मैं चाहूं तो इस पूरे व्हाट इज ए कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के बाद एनोमेरिक कार्बन पे फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप दोबारा बना सकता हूं, कैन बी प्रोड्यूस्ड. एंड बिकॉज ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बना सकता है मींस इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर. सिंपल है ना. जज कैसे करेंगे, फेलिंग्स, टोलेंस एंड
स्किफ्स रिएजेंट. लैक्टोज वी नो, लैक्टोज इज मिल्क शुगर, सबको मालूम है ये. बोलो. ओके, सो लैक्टोज वी नो, मिल्क शुगर, ये तो हमने पूरी लिस्ट लिखी हुई है. इट्स फाउंड इन मी. इसमें बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. बीटा डी गैलेक्टोज, तो सुक्रोज में अल्फा बीटा, माल्टोज में अल्फा अल्फा, लैक्टोज में बीटा बीटा. ठीक है, ये भी इजी हो गया याद करने को. अगेन यहां पर C1 to C4 है. यहाँ पर C1 to C4 सेम लॉजिक. एनोमेरिक कार्बन के पास OH प्रेजेंट है तो ये रिड्यूसिंग शुगर है. बस बहुत सिंपल. पॉलीसैकेराइड्स, दीज आर ऑल थियोरेटिकल पार्ट्स. ये बहुत थियोरेटिकल चीजें हम लोग सिर्फ मार्क कर लेते हैं फटाफट. ठीक है. स्टार्च, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स क्या है? स्टार्च, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, n नंबर, हमको पता है n नंबर लिखा है हमने. स्टार्च क्या था? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट्स. इट्स द डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स, है ना, हम लोग खाते हैं. इट्स फाउंड इन सीरियल्स, ट्यूबर्स, वेजिटेबल्स. यस. स्टार्च कंटेन्स अल्फा ग्लूकोज. अगेन अल्फा व्हाट? अल्फा डी ग्लूकोज ना, ऑब्वियसली. स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. इसीलिए अगेन इन ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर ऑफ बायोलॉजी you would have found that amylase is the enzyme for breaking down starch. कहाँ होता है अमाइलेज? सलाइवा में होता है और पैनक्रियाटिक जूस में. वेरी गुड. अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल है. अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है. अमाइलोज 15%. तो स्टार्च पानी में नहीं घुलता, ओनली 15%. 85% पानी में इनसॉल्युबल होता है, 15% सॉल्युबल होता है. तो चावल का पानी वैसा ट्रांसलूसेंट सा क्यों दिखता है? क्योंकि स्टार्च होता है ना उसमें. चावल मतलब क्या? राइस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टार्च. तो अब जब चावल उबालते हो और वो चावल का पानी निकालते हो, वो जो पूरा जो आपको एक थिक सॉल्यूशन मिलता है नींबू पानी जैसा, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट. अगर कंप्लीटली सॉल्युबल होता तो ट्रांसपेरेंट दिखता ना. वो हेजी क्यों दिखता है? नहीं. वी वॉश द राइस, दैट इज वॉशिंग द राइस इज डिफरेंट. व्हेन यू कुक द राइस एंड व्हेन यू कुक द राइस एंड यू रिमूव द स्टार्च. अच्छा, why is that called starch? I'll tell you some very interesting thing. Fun fact बताता हूँ. पुराने टाइम, अभी भी वैसे गरीब नहीं बोलूँगा, बट गांव वगैरह में अभी भी लोग करते हैं. हम भी करते हैं अपने घर पे, ऐसा नहीं है. वो एक स्टार्च आता है पैकेट में कपड़ों पे डालने के लिए, टू मेक द क्लोथ्स ऐसे हार्डन. कपड़े, शर्ट वर्ट की कॉलर को कड़क करने के लिए डालते हैं, पता है? खास करके वाइट शर्ट आपका या वाइट कुर्ता वगैरह, उसको कड़क करते हैं स्टार्च डाल के लॉन्ड्री वगैरह में. तो पुराने ज़माने में जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे? स्टार्च बाहर से खरीद के नहीं लाते थे, चावल के पानी में धोते थे उस कपड़े को. तो बेसिकली वो क्या था? वही ना, स्टार्च. सो दैट गेट्स अब्सॉर्ब्ड इन द क्लोथ्स एंड देन गिव्स दैट हार्ड क्वालिटी टू द क्लोथ्स. तो जब आप ड्राई क्लीन कराते हो ना अपने वाइट शर्ट्स वगैरह को, कभी देखना, ऑब्जर्व करना, तो वाइट शर्ट का कॉलर है ना, खास करके वो एकदम कड़क करके देता है. दैट इज वाई स्टार्चिंग द कॉलर, है ना. ठीक है. कौन सा? इट इज इनसॉल्युबल ना, इट इज इनसॉल्युबल, तो गेट्स अब्सॉर्ब्ड इन द लेयर्स, स्पेशली कॉटन के इसमें. डज नॉट गेट वॉश्ड अवे इजीली. yes, definitely. Okay. सो अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल है. और अमाइलोज बेसिकली है क्या? चलो केमिकली देखते हैं. इट इज लॉन्ग अनब्रांच चेन विद 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैविंग C1 C4 बॉन्ड. ठीक है. तो अमाइलोज जो है ना वो स्ट्रेट चेन वाला फॉर्म है. अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच वाला है. देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज स्ट्रेट चेन, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन. अल्फा डी ग्लूकोज दोनों में है, C1 to C4 दोनों में है, बट इसमें ब्रांच की वजह से C1 to C6 भी है.
अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को समझने में, तो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ मैं समझाता हूँ, बहुत ईजी है। देखो अमाइलोज मतलब अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट्स रिपीट हो रहे हैं, बराबर है। व्हेन आई से अल्फा, हाँ वी नो अल्फा मतलब, हाँ सर मुझे मालूम है ये 6th नंबर और ये 1st नंबर का OH यहाँ नीचे था, बट ऑब्वियसली OH इसका और OH इसका सामने सामने बॉन्ड बना दिया, समझे। ओरिजिनल पोजीशन अगर मुझे कोई पूछे इसके OH की, तो मैं ऐसे बताऊंगा ना कि हाँ अगर ये अल्फा था तो नीचे होना चाहिए, बरोबर। तो बट वो OH ने तो बॉन्ड बना लिया, तो यहां पर O। अच्छा, ऐसे ही सेम टू सेम रिपीट होते रहेगा, सेम टू सेम अल्फा डी ग्लूकोज क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, पर कहीं पे भी ब्रांच नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो क्या, देखो C1 to C4, फिर C1 to C4, फिर C1 to C4। अच्छा, सबके एनोमरिक यूज हो रहे, ऑब्वियसली हर एक का C1 तो यूज हो जा रहा है, इसका भी C1 यूज हो गया, इसका भी C1 यूज हो गया, एक्सेप्ट द लास्ट 2 टर्मिनल्स वालों का छोड़ के बाकी सबके C1 यूज हो जाएंगे। तो ये रिड्यूसिंग तो हो ही नहीं सकता, सीधी बात है। अच्छा, अब सेम अमाइलोपेक्टिन के लिए, तो अमाइलोज की चेन स्ट्रेट चेन और नीचे दूसरी, तो C1 to C6 का बॉन्ड नीचे देखो, ब्रांच बनानी है तो नीचे वाले के किसके साथ बॉन्ड करेगा वो, 6 नंबर के साथ। तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात समझ में आ गई, ये रहा था 6 नंबर, करेक्ट। तो एक ये C1 यहां पे एंगेज हो गया, ये देखो ये वाला C1 यहां एंगेज हो गया, C1 ये रहा, ये वाला C1 है ना। सेकंड वाले का C1 इसके नेक्स्ट वाले के C6 के साथ हुआ, फिर ये वापस C1 4 के साथ हुआ, फिर ये वाला C1 नीचे 6 के साथ होगा, यानी कि स्ट्रेट चेन भी रहेगा और ब्रांचिंग भी रहेगी। तो स्ट्रेट चेन के लिए क्या चाहिए, चालू होगा, है ना। तो ब्रांचिंग विल बी फ्रॉम C1 to C6। तो सिंप्लीफाइड वर्जन इज दिस, लेफ्ट आउट, करेक्ट। कोई भी एक OH बचना नहीं चाहिए। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज ओनली C1 to C4 बॉन्ड्स, अमाइलोपेक्टिन C1 to C4 भी है प्लस C1 to C6 भी है। अब वही जो आपके दिमाग में सवाल है कि सर C1 तो एंगेज्ड है, तो मैंने कहा बोला कि सेम C1 से 4 और 6 दोनों का बॉन्ड है, ऐसा बोला मैंने? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। सेम लॉजिक सेल्यूलोज में लगाओ। अब सेल्यूलोज बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेल्यूलोज प्लांट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अच्छा, इसके ऊपर बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है MCQs में, नीट में, विच इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द वर्ल्ड? आंसर इज सेल्यूलोज। Which is the most abundant enzyme? Yes, Rubisco, ribulose bisphosphate carboxylase. Rubisco. But is that a carbohydrate? No, it's an enzyme. Enzyme मतलब all enzymes are proteins. है ना? It's found in cell walls, etc., etc., etc. We know this. बट यहां पर कोलेजन भी एक प्रोटीन है। इन एनिमल टिश्यूज, यस, एनिमल टिश्यूज में सबसे अबंडेंट प्रोटीन है वो। कौन बनाता है कोलेजन? कौन से सेल से बनता है कोलेजन? क्या, कम ऑन, सीरियसली, विच सेल्स मेक कोलेजन? Fibroblasts. Which cells make bone? Bone कौन से cells बनाते हैं? Osteoblasts, cartilage, chondroblasts. Osteoclasts remove bone, chondroclasts remove cartilage. Fibroclast होते हैं क्या कोलेजन निकालने के लिए? नहीं, तो फिर कोलेजन निकालता कौन है? बोन बनाते हैं ब्लास्ट,
निकालते हैं क्लास्ट, ऑस्टियो, है ना। फिर कार्टिलेज बनाते हैं ब्लास्ट, निकालते हैं क्लास्ट, कौन से, कॉन्ड्रो। तो लॉजिकली कोलेजिन बनाने चाहिए ब्लास्ट, निकालने चाहिए क्लास्ट, कौन से, फाइब्रो, करेक्ट ना। नहीं, ऐसा नहीं होता, फाइब्रोब्लास्ट ही कोलेजिन बनाते भी हैं, कोलेजिन निकालते भी हैं, याद रखना। ठीक है, हाँ जी बोलो। ओके चलो, तो अभी आया सेलुलोज। सेलुलोज सिंपल है, जैसे वहां पर अमाइलोज में स्ट्रेट चेन थी ग्लूकोज की, वहां पे अल्फा डी ग्लूकोज थे, यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज है, बस बाकी सब कुछ सेम है। C1 to C4 बॉन्डिंग है, नो ब्रांच, बाकी सब सेम। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च, ये मैंने पूछा भी था क्लास में, आपके लेक्चर में पूछा भी था। प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट लिवर, मसल्स और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये तीन के अलावा चौथा कुछ ऑप्शन में लिखा है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं है। मेनली तो मसल्स में स्टोर्ड होता है, ये तो पता ही है अपने को। ऑल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंगाई। सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, व्हाई, बिकॉज इट इज हाईली ब्रांच्ड। हाँ, ऑफ कोर्स you'll have bio questions ना, obviously. Correct. अच्छा, so carbohydrates are essential, carbohydrates are our source of energy, proteins are the building blocks, etc. We know this. हनी की एक स्पेशल क्वालिटी क्या है? ओरिजिनल हनी, यस, हनी कभी खराब नहीं होता, नेवर गेट स्पॉइल्ड। उसके अंदर ही एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है ना, तो उसको कभी कीड़ा नहीं लगता। In fact, you will be very shocked to hear this when I tell you. I give out a lot of this random information, I know. And sometimes it's irrelevant also, but it's fun. They found honey in a tomb from Egypt with a mummy. And that honey was still not spoiled. Literally. Archaeologists have found honey that is like 500 years old, 800 years old, 1000 years old, ऐसा वो लोग ने ढूंढा है, ऐसा पॉट में स्टोर करके रखा हुआ है पिरामिड में किधर, तो वो लोग ने निकाला और देखा बाकी सब कुछ सड़ गया, खत्म हो गया। हनी, शहद वैसे का वैसा है। प्रिजर्वेटिव, हाँ, हनी इटसेल्फ डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। हनी ऐड करने से कोई चीज प्रिजर्व हो जाएगी ऐसा नहीं, थोड़ा फर्क है। हनी का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, वो क्या है बेसिकली, जो मधुमक्खी, जो मधमाशी जो अपन बोलते हैं ना मराठी में, हनी बी, उसके सलाइवरी एंजाइम्स से मिलकर, नेक्टर वो लोग लेते हैं फ्लावर से, उसके सलाइवरी एंजाइम्स वगैरह से मिलकर हनी बनती है, तो वो पार्शियली डाइजेस्टेड होती है ऑलरेडी, and that's why it is used, it is always what do you say, suggested in your traditional systems of medicine. It's very easy to digest, it's a good source of energy, etc. In fact, यहाँ पे लिखा भी है देखो, honey is used as an instant source of energy by Veds in Ayurvedic system. है ना? And cellulose को हम लोग कौन से फॉर्म में यूज करते हैं? We use the cellulose in the form of wood. मतलब bark of the trees, जो लकड़ा हमको मिलता है पेड़ से, झाड़ से, वो सेल्यूलोज होता है बेसिकली, है ना। सेल्यूलोज ऑल्सो फॉर्म्स कॉटन फाइबर्स। चलो अभी आ जाते हैं प्रोटीन्स पे, चलो फटाफट। हाँ, प्रोटीन्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट, विल फिनिश दैट टुडे।
The word proteose. Acha, in your chapter on evolution, I'm talking a lot about biology, obviously, because it is biomolecules. In your chapter called evolution in biology, they have said proteins were the first actual organic molecules to be formed. वो लोग ने उसको माइक्रो प्रोटीन्स भी बोला है, कोएसरवेट्स भी बोला है. किसने दिया था वो टर्म? सिडनी फॉक्स. सिडनी फॉक्स ने बताया था ना. ये आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है. सिडनी फॉक्स एट आल, ऐसा लिखा, फॉक्स एट आल. ठीक है. तो वो सारी जो उन्होंने टर्म्स वगैरह दी थी, वो बेसिकली प्रोटीन वर्ड आया प्रोटियोस से. प्रोटियोस यानी कि इनिशियल, प्रो मतलब शुरुआत का ना, प्रोकैरियोटिक. इट मीन्स प्राइमरी और ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स. जैसे कि ऑल नेचुरल शुगर्स आर डी फॉर्म्स, वैसे ही ऑल प्रोटीन्स आर बेसिकली कंटेनिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स. All proteins contain alpha amino acids. Now, what do you mean by alpha amino acids? You know that acid group is COH, amino group is NH2. ये तो पक्का है. तो if I look at it like this, this is the functional group, this is alpha carbon. Alpha carbon has amino group, alpha amino acid. अल्फा कार्बन पे ही होगा. हाँ, जो अमाइनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन पे ही होगा, इसीलिए अल्फा अमाइनो एसिड. अब बचे इसके दो वैलेंसी. अब ये जो दो वैलेंसी बच गए वो H और R, या R और R भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी H और R, या H और H भी हो सकता है ना. क्यों नहीं? दो हाइड्रोजन. हाँ, अगर दो हाइड्रोजन, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन. एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ग्लाइसिन? नोट. यस, वेरी गुड. ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट तो है ही, एंड द ओनली optically inactive amino acid. Only optically inactive amino acid. ठीक है. So they will contain the amino group and the carboxyl group. Yes, alpha, beta, gamma, delta. पर हम लोग के पास हमारे सिलेबस में सबके सब कैसे है? अल्फा वाले ही है. ठीक है. Glycine is called glycine. Why? Because it has 20. Now, in your NCERT of class 12 biology, they have told you that there are 21 amino acids. सेलिनोसिस्टीन नाम का एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जो केमिस्ट्री वाले जिसको मानते नहीं है. केमिस्ट्री वाले इसको नहीं मानते सेलिनोसिस्टीन को. जनरली आपके सिलेबस में अगर आपके लेवल की मैं बात करूं तो आपको 20 पता होने चाहिए, 20. ठीक है. So there should be the idea of 20 amino acids. Now, again, you have studied in biology about the codons, the genetic code. Who gave the genetic code, by the way? इंडियन बंदा था, मतलब इंडियन ओरिजिन का था, बट इंडियन था नहीं टेक्निकली. खुराना was the one, Hargobind Khurana was the one who cracked the code. ऐसा कहते, he was given credit for cracking the code, but actually it was Khurana, Nirenberg and Mathai according to your NCERT. 3 people. Nirenberg, Mathai and Khurana.
सो दे सेड कि भाई 64 कोडॉन्स होते हैं, ट्रिपलेट होता है कोडॉन्स का, याद आया? बट अमाइनो एसिड तो 20 ही होते हैं। सो उससे आप लोग डीएनए के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। क्या प्रॉपर्टीज पढ़ते हो? द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। वेरी गुड। खैर, तो अमाइनो एसिड्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड, मैं बीच बीच में बायोलॉजी में बहुत घुस जाता हूँ ना। अमाइनो एसिड्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. Now again, students get confused between the idea of essential and non-essential. When you say essential, it does not mean कि वो उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है. Essential, non-essential, हाँ, correct. Yes. So when you say essential means not made by the body. मतलब डाइट में खाना पड़ेगा. और नॉन एसेंशियल मतलब मेड बाय बॉडी, डाइट में नहीं खाया तो भी चलेगा. Now essential का, yes, a very famous mnemonic that is there, everybody knows it. It is A.V. Hill MPTT. ठीक है, you can remember it MV Hill Pat also. I call it A.V. Hill MPTT. ठीक है, so you have A.V. Hill MPTT, that is arginine, valine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, yes, proline, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन. ठीक है, प्रोलीन नहीं, फिनाइल एलानीन. यस, नॉट प्रोलीन. प्रोलीन इज नॉट एसेंशियल वन, द स्टार मार्क. फिनाइल एलानीन एंड लास्ट वन इज टी इज ट्रिप्टोफैन एंड लास्ट इज थ्रियोनिन. यस. नाउ दोज द स्ट्रक्चर, द अमाइनो एसिड्स, ठीक है, as they have named here, as they have mentioned. जैसे कि ग्लाइसिन सबसे सिंपल था, सबसे नंबर 1 था, पता ही है. तो साइड चेन की जगह पे H है ग्लाइसिन में. 3 लेटर सिंबल इज GLY, 1 लेटर कोड इज G. ठीक है. सो अगेन सम ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ क्वेश्चंस, एंड उनके बारे में कुछ ऐसा बताया हुआ जैसे उनका सोर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, जैसे कि टायरोसिन, तो टायरोसिन was obtained from cheese and cheese means tyros, so इसलिए टायरोसिन का नाम टायरोसिन. अच्छा, टायरोसिन बायो में कहाँ अप्लाई हुआ है? केमिकल कोऑर्डिनेशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हो. उसमें आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन कौन सा है? थायरोनीन है, जो कौन से ग्लैंड से आता है? थायराइड ग्लैंड, है ना. तो T3 T4 जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, उनका मेन अमाइनो एसिड एक्चुअली टायरोसिन होता है. ये याद रखना. टायरोसिन प्लस tyrosine plus thyroglobulin is thyronine. That plus 3 iodine is T3 or 4 iodine is T4. क्या? ना. हाँ, उसमें वन ऑफ द ये है, one of the, you can say, starting products, precursor, yes, starting products. तो इसीलिए तो टायरोसिन को अगर मैं हार्मोन्स के रिस्पेक्ट में पूछूं तो आपको बोलना है थायराइड ग्लैंड. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, तो एलेनिन इज A, वैलिन इज V, ल्यूसिन इज L, तो ठीक है, तो ऑब्वियस है.
आर्जिनिन नोट करना, आर्जिनिन इज नॉट ए क्योंकि ऑलरेडी ए इज गिवन टू एलेनिन ना, चेक. तो आर्जिनिन इज आर, द वियर्ड वंस. लाइसिन इज नॉट एल, लाइसिन के नाम में एल के आता ही नहीं, फिर भी उसका नाम है के. अजीब है, ये जो अजीब वाले याद करने पड़ेंगे. ग्लूटामिक एसिड इज ई, एस्पार्टिक एसिड इज डी. बच्चे पूछते सर ग्लूटामिक एसिड में ई आता कहाँ है? Which is actually true, it is stupid, but it has been named that way and these are more like factual questions, you have to remember them. ठीक है. Glutamine, glutamine is Q, ये ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं पता. Aspargine is N, threonine is T, serine is S, वो ठीक है, cysteine C, methionine M, phenylalanine F, it's phenylalanine, that is F. Tyrosine, this is the important one. Tyrosine is Y, tryptophan is W, right? So जो ये विचित्र वाले हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे और ऑनेस्टली इसका कोई निमोनिक अभी है नहीं मेरे पास, मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है. बट फिलहाल के लिए सिंपल ये मार्क करके रखो कि जो अच्छा याद है. वेरी गुड. ओह दैट्स नाइस. ठीक है. तो बायो में ये पूरा एक जेनेटिक्स के टेबल में दिया हुआ है, तो नीट स्टूडेंट्स के लिए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली. ठीक है. देन यू हैव अमाइनो एसिड्स दैट आर क्लासिफाइड एज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल. इक्वल नंबर रहेगा तो न्यूट्रल, ज़्यादा अमाइनो ग्रुप्स रहेंगे तो बेसिक, ज़्यादा कार्बोक्सी ग्रुप रहेंगे तो एसिडिक. And that again is logical ना, because amine is basic, we know that nitrogen has lone pair. अमाइनो ग्रुप रहेगा तो बेसिक और कार्बोक्सी ग्रुप रहेगा तो एसिडिक. दे आर यूजुअली, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर, ये उसमें आता है बहुत बार, ये आया हुआ है क्वेश्चन पुराने इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स और इनकरेक्ट, ऐसा वाला नहीं आता वैसा. Amino acids are colorless crystalline solids. They are colorless crystalline solids and very important, they behave like salts rather than acids or bases. Why? Due to presence of बोथ ग्रुप्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक. तो ये सॉल्ट की तरह काम करता है इन द सॉल्यूशन. इन द सॉल्यूशन फॉर्म दे डोंट एग्जिस्ट एज अमाइनो एसिड, द अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, राइट? दे हैव ज्विटर आयन. कैसा? बहुत सिंपल है, देखो, C डबल बॉन्ड O OH, C H R NH2, NH2, and NH2 obviously nitrogen has a lone pair. Now this is acid, carboxy-OH is acid, acid will give H plus. तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होएगा और यहाँ पे बचेगा O माइनस. बोलो हाँ कि ना? और ये जो हाइड्रोजन भूखा नंगा, जो हमारा फेमस भूखा नंगा हाइड्रोजन बेचारा H प्लस वाला, वो जाएगा किसके पास? नाइट्रोजन गैस. भाई बॉन्ड प्लीज लोन पेयर दे दो भाई प्लीज. तो ये लोन पेयर दे देगा उसको, तो ये बन जाएगा NH3. But now this nitrogen has 4 bonds. So it will have positive formal charge. So here the basic part will become the N terminal. This we call as the N terminal. This we call as the C terminal. C terminal becomes negative and N terminal becomes positive. Within the same molecule, both charges, what do you say? Both charges exist. And this is why these are stable at isoelectric pH.
ना आइसो इलेक्ट्रिक पीएच का कॉन्सेप्ट सिर्फ जेई मेंस और एडवांस मेंस में भी नहीं आता, कभी एडवांस में क्वेश्चन आते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच के, आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, सो विल नॉट टॉक अबाउट इट मच, बट एक ब्रीफ आइडिया मैं दे देता हूँ. देयर इज अ सर्टन वैल्यू ऑफ पीएच एट विच ज्विटर आयंस विल बिकम स्टेबल. मतलब क्या कि सपोज मैं ऐसा बोलूं कि ग्लाइसिन, एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल आपको नंबर दे रहा हूं मैं. सपोज मैं बोलूं कि एक अमाइनो एसिड है, लेट्स से अमाइनो एसिड 1 कैन बी एनीथिंग, ग्लाइसिन, एलेनिन, व्हाटएवर, whichever one you want. This amino acid 1 has an isoelectric pH of 4.9. इसका मतलब कि 4.9 के pH पे ये स्टेबल ज्विटर आयन की तरह रहेगा. समझा? मतलब उस pH पे ये करेगा. अच्छा, उसका डेफिनेशन जो है ना आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है, एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच द मॉलिक्यूल इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इट डज नॉट हैव आइसोलेटेड चार्जेस, दोनों चार्जेस बैलेंस्ड हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो जैसा मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जो है वो इसमें दिया हुआ है, जेई में दिया हुआ है, एडवांस में पूछते हैं, बट अपने को एनसीईआरटी में नहीं है तो अपन ज़्यादा उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हाँ, ये ज़रूर मेंशन कर देंगे दैट ज्विटर आयंस are most stable at isoelectric point or isoelectric pH. ठीक है, ज्विटर आयन रहता है उस टाइम पे. ठीक है, सो हियर ऑब्वियसली दे बिहेव लाइक एम्फोटेरिक बिकॉज वो एसिडिक बेसिक दोनों हैं. ऑब्वियसली दे विल रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस. एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अदर अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. सो देयरफॉर डी और एल फॉर्म्स ही होंगे उनके. अब बोलोगे हाँ ये बात तो लॉजिकल है भाई, बट यहां पर OH तो है नहीं, तो कौन डिसाइड करेगा डी और एल फॉर्म? तो यहां पर NH2 ग्रुप डिसाइड करेगा डी और एल फॉर्म. चेक करो. अच्छा, सारे नेचुरल शुगर्स डी फॉर्म थे, सारे नेचुरल अमाइनो एसिड्स एल फॉर्म होते. चेक करो. बात समझ में आई? ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे. बहुत ही सिंपल है. आई डोंट नो व्हाई पीपल ट्राई टू कॉम्प्लिकेटेड. क्या वही मैं बोल रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई पीपल ट्राई टू कॉम्प्लिकेट प्रोटीन स्ट्रक्चर. इट्स द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू विल स्टडी, ट्रस्ट मी. बहुत ईजी, बहुत सिंपल चीज़ है. पहले तो हमने ये देख लिया कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स. कौन से फॉर्म? डी या एल? एल फॉर्म. देख लिया. दे आर जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, और मैंने उसको अमाइड लिंकेज भी कहा था, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि उसको अमाइड लिंकेज भी आप कह सकते हो, जो हम लोग नाइलॉन में दिखते भी हैं पॉलीमर्स. There the amide linkage is formed artificially. It's made in the laboratory. Yes? अच्छा, amino group of one molecule reacts with carboxylic acid of another to form a peptide bond. Formation of protein. स्टेप 1, सपोज मैं बोलूं NH2 कार्बन RH COOH, और एक ऐसा है NH2 कार्बन RH COOH. तो COOH और NH2 तो रहेगा ही ना, वो तो हर एक में. इसका OH और इसका H मैं ऐसा लिख देता हूं, NHH. NHH. तो ये जो भी OH रहेगा COOH वाला है ना, उसके साथ ये रिएक्ट करेगा. तो ऐसे करते करते यहां पर जो फर्स्ट वाला है, ऐसे पूरी चेन बनी समझो. तो फर्स्ट वाले का N फ्री है और लास्ट वाले का OH फ्री है. तो वापस वही हुआ ना, N टर्मिनल C टर्मिनल. और ये जो बॉन्ड बना यहां पे C डबल बॉन्ड ONH ग्रुप, क्या बना?
ये C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं, वी कॉल दिस पेप्टाइड बॉन्ड, कॉल इट द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे करके एक पेप्टाइड, करेक्ट, राइबोसोम के अंदर यही होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं। नाउ यू ऑल हैव अगेन स्टडीड इन योर बायोलॉजी इन द सेकेंड चैप्टर DNA, जीन, जीन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। राइबोसोम आता है 2 यूनिट, 2 यूनिट कौन से होते हैं राइबोसोम के? 70S, 40S और क्या 50S और 30S। 70S राइबोसोम बनता है और उसके ऊपर mRNA, tRNA लेके आता है एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स को लेके आता है साथ में, है ना। tRNA उसको कैरी करता है, उसके एंटीकोडॉन की वजह से वो पेयर करता है, और बीच में क्या है rRNA, राइबोसोमल RNA। तो राइबोसोमल RNA है, वो भी हेल्प करता है और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो वहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते जा रहे हैं। एक अमीनो एसिड आया, दूसरा आया, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, चलो नेक्स्ट, दूसरा आया, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, चलो नेक्स्ट। तो मिथियोनिन जो पहला वाला आ रहा है उसका एक टर्मिनल कोई तो एक फ्री होगा, और जो भी लास्ट वाला आ रहा है उसका भी एक टर्मिनल फ्री होगा, बाकी सब अपना बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना चुके हैं। अब सवाल ये कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को लोग कंफ्यूज क्यों करते हैं। प्रोटीन में होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। कौन से होते हैं? 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट्स सी। अब मेरे पास फिलहाल कोई धागा नहीं है तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। ये एक पूरा लेंथ ऑफ थ्रेड है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इस पे एक एक मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड लगाए हुए, हर 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज है, तो एक पूरी जो चेन बनाई इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन, ऐसी और एक चेन बनाई मैंने, ये भी एक पेप्टाइड चेन है, ये भी एक पेप्टाइड चेन। 2 पेप्टाइड चेन को साथ में रखा, 2 पेप्टाइड चेन को साथ में रखा। अच्छा, इस चेन में बहुत सारे पेप्टाइड्स थे, रेड वाली में बहुत सारे पेप्टाइड्स थे, तो इसको मैंने पेप्टाइड की जगह अब बोलना चालू किया पॉलीपेप्टाइड चेन। बात समझ में आई? तो ये ब्लैक वाले भी बहुत सारे पेप्टाइड थे, इसको भी बोला पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, आप बोलोगे हाँ ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन 1, पॉलीपेप्टाइड चेन 2 जॉइंट टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इधर ये दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। नाउ यू स्टार्ट ट्विस्टिंग देम टुगेदर। तो जो पैकिंग हो रही है गोल्गी अपैरेटस में, you start twisting them, you get a 3-dimensional structure. You can twist them on each other, you can fold them, you can pack them and make a large complex molecule, right? That's the idea. But how does that happen on paper? On paper समझते हैं कैसे होता है। तो मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूँ। अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, अमाइनो एसिड 5, ऐसे बहुत सारे मैंने अमाइनो एसिड बना दिए, और जो रेड कलर की लाइन बनाई है ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, बरोबर। ओके, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, समझ में आ गए। तो ये एक पूरा चेन बन गया, ये पॉलीपेप्टाइड का चेन बन गया। अब एक और ऐसा पॉलीपेप्टाइड का चेन बना, हो सकता है उसमें कोई दूसरे अमाइनो एसिड्स हो, और एक पॉलीपेप्टाइड का चेन बना, हो सकता है उसमें कोई तीसरे अमाइनो एसिड, कोई अलग ही अमाइनो एसिड्स हो। आई डोंट केयर व्हाट अमाइनो एसिड्स आर देयर, आई वांट टू नो कि ये 2 चेन के बीच में क्या है। तो इसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। सो विद इन द चेन इट इज पेप्टाइड बॉन्ड, बिटवीन 2 चेन्स इट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? हाँ, तो आपको कोई पूछे कि 2 अमाइनो एसिड किससे जुड़े हुए, तो आप बोलोगे सर पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज से। अच्छा, मैं आपको पूछूं कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन किससे जुड़ी हुई है, तो आप बोलोगे सर डाइसल्फाइड बॉन्ड से।
ठीक है, आप बोलो ओके फाइन। प्रोटीन का शेप तो बाद में आएगा, बट पहले प्रोटीन को हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी के स्ट्रक्चर में समझ लें। तो प्राइमरी क्या था, क्या है मैं बताता हूँ। जब दो पेप्टाइड चेन, दो पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो डाइपेप्टाइड, राइट? ऐसा है क्या? चेक करें, देखो दो यूनिट्स या दो चेन, दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, अभी मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड क्या था? डाइसैकेराइड वाज दो यूनिट और दो चेन और दो कार्बन, क्या था? करेक्ट। सो वैसे ही जिसमें दो यूनिट हो अमाइनो एसिड के, उसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे। जिसमें तीन यूनिट हो, ट्राइपेप्टाइड। नहीं, दो प्रोटीन नहीं, दो यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड रे बाबा। अब यहां पे देख, ये जो मैंने ड्रॉ, सुन ले बेटा, ये जो मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड जुड़े हुए लग रहे हैं? जो ये रेड में मैंने अभी बॉक्स किया वो कितने अमाइनो एसिड है? 5। तो ये पेंटापेप्टाइड। अच्छा, 5 अमाइनो एसिड है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कितने बेटा? 1 2 3 और 4 पेप्टाइड, 5 अमाइनो एसिड, 4 पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये टेट्रापेप्टाइड हुआ, समझ में आया? 4 पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स आर मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन्स। क्या कर रहे हैं? नॉट पॉलीमर्स। अमीनो एसिड्स आर मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन्स रे बाबा। हाँ, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? प्रोटीन का मतलब मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दैट्स द डिफरेंस, दैट इज वेयर यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। प्रोटीन मीन्स मोर देन वन पॉली। अगर एक अकेली चेन है तो वो पॉलीपेप्टाइड, एक अकेला मॉलिक्यूल है तो अमाइनो एसिड, समझा? 2 आ गए तो डाइपेप्टाइड, 3 आ गए तो ट्राइपेप्टाइड, 4 आ गए तो टेट्रापेप्टाइड, ऐसे बहुत सारे आ गए तो पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड मतलब एक चेन, समझ में आया? तो उसके लिए मैं प्रोटीन वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं पॉलीपेप्टाइड यूज करूंगा वर्ड। फिर ऐसी दूसरी चेन आ गई ना, तो मैं प्रोटीन वर्ड यूज करूंगा। अभी समझा? क्लियर हुआ? करेक्ट। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। हाँ, अभी समझा। अच्छा, जो मैंने कहा कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स देखने चाहिए, आइडियली आपको क्या करना चाहिए? ये वाले नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स को देखना चाहिए आपको। पर एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी को अपन फॉलो करेंगे, ध्यान से देखना। डाइपेप्टाइड मतलब 2 अमाइनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड, टेट्रापेप्टाइड। एक्चुअली करेक्ट है क्या? ये नहीं होना चाहिए ना ऐसा। 4 अमाइनो एसिड मतलब 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स है, बट वो लोग बॉन्ड्स नहीं, वो लोग अमाइनो एसिड्स गिन के बता रहे क्लासिफिकेशन में, जो कि ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी वी आर गोइंग टू क्लासिफाई एज पर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। पहली बात ये क्लियर। when it is more than 10 it is polypeptide। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कब बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड जब मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स हो और मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिट से ज्यादा हो तो उसको प्रोटीन बोलेंगे। सो ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, बट ऑल पॉलीपेप्टाइड्स कैन नॉट बी प्रोटीन्स। बात समझ में आई? हाउएवर, this confusion that you have is not the confusion that only you have. Many people have that. The distinguishing points between polypeptide and protein is not very sharp. Sometimes polypeptides with less number of amino acids also can be called proteins because they have well-defined conformation, well-defined structures. For example, they've given you a very important example here, that is insulin. इंसुलिन को पॉलीपेप्टाइड बोलना चाहिए, बट फिर भी कभी कभी लोग उसको प्रोटीन बोलते हैं, बरोबर? करेक्ट। अब जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को लोग प्रोटीन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीपल चेन्स है। कितनी चेन्स होती है हीमोग्लोबिन में?
4, 2 अल्फा 2 बीटा, वो तो प्रोटीन है, वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना कि भाई एक से ज्यादा चेन हो गई तो बात ही खत्म। अगर एक अकेली चेन है और प्रोटीन बोलना है तो क्राइटेरिया क्या है, या तो 10,000 यूनिट का मास होना चाहिए या फिर 100 से ज्यादा। करेक्ट, यस, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना। नाउ these polypeptides, now this is where it starts getting confusing, when I have only amino acids, so that is simple protein. सिर्फ अमाइनो एसिड्स है तो क्या बोलने का, सिंपल प्रोटीन। सारे अमाइनो एसिड्स कैसे टाइप के, सर अल्फा वाले, कॉन्फ़िगरेशन कैसी, सर एल वाली, सब मालूम पड़ गया। सारे नेचुरली अमाइनो एसिड्स जो है नेचुरल वाले वो अल्फा होते हैं, हाँ सर मान लिया। सारे के सारे एल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, हाँ मान लिया। अमाइनो एसिड्स मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइंट होते हैं, हाँ मान लिया। उसका एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, हाँ मान लिया। ये चेन लंबा है और ये खुद के ऊपर ट्विस्ट हो सकता है, ऐसा कर्व हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है। तो ये ट्विस्ट होगा, हाँ, तो ये ऐसा ट्विस्ट होके, जैसे डीएनए का नहीं होता स्ट्रैंड, समझे? तो ये खुद के ऊपर अगर ट्विस्ट होता है ऐसा क्लॉकवाइज, समझो, खुद के ऊपर अगर ये क्लॉकवाइज ऐसा ट्विस्ट हो रहा है स्प्रिंग के जैसा, कैन यू सी दैट? खुद के ऊपर अगर ये ट्विस्ट हो रहा है और ये क्लॉकवाइज जा रहा था, ध्यान देना, देखना यहाँ पे डायरेक्शन समझ में आएगा। मैं इसको राइट को घुमा रहा हूं ऐसे, राइट क्लॉकवाइज। आई कैन पुट इट टू द लेफ्ट ऑल्सो ऑब्वियसली, बट राइट में जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स। ये देखो ऐसा दिख रहा है ना? इसको मैं टाइट कर सकता हूं, लूज कर सकता हूं, बट अल्फा हेलिक्स है। जब ये सिंपल स्ट्रेट चेन था ना, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था। क्या था? सिंपल जस्ट चेन थी ना एक पॉलीपेप्टाइड की, तो वो प्रोटीन का क्या था, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर था। जब वो ट्विस्ट होने लग गया तब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गया ना, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक टाइप है अल्फा, कैसा? हेलिकल। समझा बात को? तो अब मैं आपके लिए यहां पे स्ट्रक्चर लिख देता हूं। नहीं, मैं बताता हूं, रुको। प्रोटीन या तो सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है उसका, यानी कि सीधी सीधी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ज्यादा कोई नाटक नहीं है, ना चेन ट्विस्ट हुई, ना कर्व हुई, ना कुछ, ठीक है। सेकेंडरी में उसके पास ऑप्शन था कि चेन तो एक ही है पर वो ट्विस्टेड है, तो वो अल्फा स्ट्रक्चर हुआ, या वो प्लीटेड है, क्या है? प्लीटेड, तो वो बीटा स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे सर प्लीट्स क्या होती है? तो हमको पता ही है, वैसे भी जो लड़कियां बाल में लगाती ना प्लीट्स, 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन ले ली, एक के ऊपर एक ऐसे ट्विस्ट की, ब्रेडिंग जिसको बोलते हैं, ब्रेडिंग, प्लीटिंग, ब्रेडिंग बोलते हैं उसको। बालों का करते हैं ऐसा 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 रख के, है ना, उसको बोलते हैं प्लीट्स, है ना। सो दैट इज प्लीटेड। तो अगर वो चेन ट्विस्ट हुई हेलिक्स की तरह तो उसको अल्फा बोलेंगे, अगर प्लीट्स हुई तो उसको बीटा बोलेंगे। ये दोनों किसके अंडर आता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सिंपल। अच्छा बोलोगे ओके, समझ में आ गया। हाँ ऑफ कोर्स, एक प्रोटीन प्राइमरी फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, सेकेंडरी फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, क्यों नहीं? हाँ, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड हो सकता है, क्यों नहीं? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, बरोबर है, राइट? जो सिंपल चेन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल चेन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी में क्या था? या तो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान से देखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द पेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स, अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड। क्यों? क्योंकि फोल्डिंग होती है चेन की, ये यहाँ पे है देखो, फोल्डिंग,
डायग्राम में प्यार से उन्होंने दिखाया, बट हमको डीएनए देख के ऑलरेडी पता है, हमारे लिए कुछ नया नहीं है ना। पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ईजी होता है, मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, अल्फा हेलिक्स कॉमन है, राइट हैंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा मतलब राइट हैंडेड। हमारा डीएनए कौन से टाइप का होता है? यूकैरियोटिक डीएनए, राइट हैंडेड, यस। ओके, देन यू हैव बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट यानी कि ये फ्लैट एंड स्ट्रक्चर, जो प्लीट्स होती है ना, प्लीट्स का एक पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर बनता है, एक नेट जैसा, समझ लो मैश जैसा, नेट जैसा या मैश जैसा बन जाता है। इट रिजेंबल्स प्लीटेड फोल्ड ऑफ ड्रेपरी। ड्रेपरी समझते हो? ड्रेप्स, ड्रेप्स, पर्दे, पर्दे, उसको प्लीट्स बोलते हैं। पर्दे में जो फोल्ड आते हैं उसको प्लीट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, ये बहुत हाईफाई लैंग्वेज है एनसीईआरटी की। टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड हो गया ना, अब वो वापस फिर भी वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, और ट्विस्ट हो रहा है। इमेजिन करो, ये मेरा डीएनए था, मैंने बताया डीएनए, सॉरी, ये मेरा अल्फा हेलिक्स था, डीएनए बोल रहा हूँ, अल्फा हेलिक्स था ये मेरा। अब ये इतना ट्विस्ट तो हो गया, अब मैंने इसको इस पे नहीं छोड़ा, मैं इसको और एक के ऊपर एक अभी और ट्विस्ट कर रहा हूं। देखो ऐसा, अब 3 डायमेंशनल हो गया ना ये। अब ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो मैं इसको जितना ट्विस्ट करूंगा ये उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, करेक्ट। पहले ये एक ही प्लेन में ऐसा फ्लैटेंड हो रहा था, स्प्रिंग लाइक मैकेनिज्म हो रहा था। तो यहां पर क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज सेकेंडरी के बाद और फर्दर फोल्डिंग हुआ, तो फोल्डिंग होने के बाद या तो फाइबर के फॉर्म में दिख सकता है, अगर लंबा है तो फाइबर के फॉर्म में दिखेगा, अगर गोल है तो ग्लोब्यूलर के फॉर्म में दिखेगा। फाइबरस प्रोटीन का एग्जांपल कोलेजिन, पता है सबको। बाल में केराटिन, मसल में एक्टिन मायोसिन, ये सब फाइबर है ना। और ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, सीरम एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, तो ये सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये अभी क्लियर हुआ? यू रियलाइज इट इज एक्चुअली क्वाइट सिंपल। आई डोंट नो व्हाई पीपल टेंड टू कॉम्प्लिकेट इट। यस, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हम पढ़ते हैं, हम एक्चुअली उनके टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हैं। सही बोला आपने। और टर्शियरी स्ट्रक्चर को फिर भी अभी आप नहीं माने, और फोल्ड किया, और कॉम्प्लेक्स किया, और उसके सब यूनिट्स बनाए, तो क्वाटर्नरी। देखो, 2 or more polypeptide chains, they are referred to as subunits, and the arrangement of these subunits with respect to each other is called the quaternary structure. जैसे हमने अभी हीमोग्लोबिन की बात की, तो हीमोग्लोबिन को मैं बोलूं कि भाई ग्लोब्यूलर उसका शेप है, तो वो उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मान लिया। पर जब मैं बोलूं अच्छा इसके 2 अल्फा 2 बीटा साथ में मिले और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, दैट इज इट्स क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। समझ में आया? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हीमोग्लोबिन, एक टाइप का अनीमिया आपने पढ़ा है, सिकल सेल अनीमिया। यस, क्रोमोसोम नंबर 11, पोजीशन नंबर 6th amino acid. Yes, it is given on page number 89 and 90 of your NCERT of biology. करेक्ट है ना। जहाँ तक मुझे याद है आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी के पेज नंबर 89 और 90 पे दिया होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। उसमें दिए हुए, हाँ उसमें दिए हुए जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिए हुए, उसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया मेंशन्ड है, सिकल सेल अनीमिया मेंशन्ड है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट प्रोटीन। एंड लास्ट पार्ट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कोलैप्सिस complex structure of protein collapses
when you apply too much heat or you apply acid or base. मतलब ड्रास्टिक चेंज इन पीएच किया या बहुत ज़्यादा हीट कर दिया तो उसका स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स. दैट इज कॉल्ड डीनेचरेशन. जैसे दूध को बहुत उबाला तो रबड़ी बन गई, या दूध में नींबू निचोड़ दिया तो दूध फट गया, पनीर बन गया, तो क्या हुआ? प्रोटीन्स डीनेचरेट हो गए. प्रोटीन्स डीनेचरेट हो गए. सो प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड अ नेटिव प्रोटीन. नेटिव मतलब वो अपने नेचुरल नॉर्मल एनवायरनमेंट में इट हैज बायोलॉजिकल एक्टिविटी. जब फिजिकल चेंज हो, जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया या कम कर दिया या पीएच को चेंज कर दिया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो थे ना वो डिस्टर्ब हो गए. वो आप बोलोगे सर कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स? तो जो वो स्ट्रक्चर बना था ना कोलैप्स, जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो बना था ये ऐसा वाला, तो इसमें ये जो स्पाइरल्स थे इनके बीच में कौन से बॉन्ड थे? इनके बीच में क्या बॉन्ड्स थे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे टू स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल. तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो क्या हुआ? कोलैप्स. एग्जैक्टली. इसलिए तो कंफ्यूजन था लोगों को पहले कि भाई जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन तो नहीं है कहीं, दोनों भाई भाई है. और किसने एक्सपेरिमेंट किया था प्रोटीन नहीं है प्रूव करने के लिए? एवरी मैक्लियोड मैकार्टी. मोर इंपॉर्टेंट, हर्शी एंड चेज. यस, उन्होंने फॉस्फोरस और सल्फर के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करके बताया था. वाओ, देयर इज सो मच बायोलॉजी इन दिस चैप्टर ना. हेलिक्स गेट्स अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस द बायोलॉजिकल. डीनेचरेशन का मेन मतलब ये है, प्रोटीन लूजेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी. दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन. ड्यूरिंग डीनेचरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर, ड्यूरिंग डीनेचरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स गेट डिस्ट्रॉयड बट वो चेन नहीं टूटेगी. दिस इज व्हेन आई से डीनेचरेशन, आई डू नॉट मीन हाइड्रोलिसिस, एक अमाइनो एसिड अलग हो रहा है क्या? नहीं, चेन्स कोलैप्स हो रही है, चेन अलग अलग हो जाएगी. द कोएगुलेशन, हाँ, जिसका स्ट्रक्चर वापस रिस्टोर होता है उसको हम लोग बेंस जोन्स प्रोटीन्स बोलते हैं. आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं जाऊंगा उसमें डिटेल में, बट ऐसे भी होते हैं जिसको गर्म करो तो कोलैप्स हो गया, फिर ठंडा करो तो वापस नॉर्मल हो गया, ऐसा भी होता है. उसको बेंस जोन्स प्रोटीन्स बोलते हैं. कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ सिंपल एग्जांपल. Curdling of milk is another simple example, which is basically denaturation of proteins. Simple, right? So we are done with denaturation of proteins.